हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रिंस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल अपन ने बात की थी एकक कोष्ठिका की टाइप्स के बारे में और संकुलन क्षमता निकालना सीखा था। घनत्व के बारे में बात की थी। आज हम पढ़ेंगे एकक कोष्ठिका के पर्टिकुलर एकक कोष्ठिका के संकुलन क्षमता निकालना। देखिए, लेकिन उससे पहले जो 4 एकक कोष्ठिकाएं बताई थी उनमें से ईसीसी जो थी अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, उसके संकुलन क्षमता और घनत्व की बात तो हम नहीं करेंगे, बट उसमें एक आध क्वेश्चन में उसकी परमाणुओं की संख्या आपको चाहिए होगी, तो वो हम देख लेते हैं पहले। ये तो आपके पास पीसीसी के परमाणुओं की संख्या 1 आई थी। ये बीसीसी थी काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसमें जेड हमारे पास 2 आया था। काय केंद्रित में। और तीसरी एकक कोष्ठिका है अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका या ईसीसी हम बोलते हैं इसे। इसके केवल परमाणुओं की संख्या देखेंगे तो किस तरह से निकालते हैं देखना। ये 3 एकक कोष्ठिकाएं हैं पास पास सटी हुई। देखो, अंत्य केंद्रित का मतलब क्या था कि आमने सामने के कॉर्नर पर एक एक कण रखा गया है। विपरीत फलक पर आमने सामने के फलक पर एक एक पार्टिकल रखा गया है। तो ये यहां दर्शाते हैं हम पार्टिकल्स को इस तरह से। तो ये क्या है, एक तरह से क्या है, फलक केंद्र है। और फलक केंद्र का कोई योगदान देखा था 1/2 होता है। वैसे भी देख लो, ये 2 एकक कोष्ठिका है, इसमें एक फलक केंद्र का योगदान है, तो टोटल योगदान 1/2 हो जाएगा। इधर वाले का भी 1/2 हो जाएगा। तो इसके लिए हम जेड निकालेंगे, कुछ इस तरह से निकालेंगे कि 8 पार्टिकल्स तो इसके सारे के सारे कॉर्नर्स पे हैं, तो 8 × 1/8, तो यहाँ से एक पार्टिकल आ जाएगा। आमने सामने के कॉर्नर एक तरह से फलक है, लेकिन सारे के सारे फलकों पे पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, ओनली ऑन आमने सामने के फलक पर है। तो यहाँ हमारे पास 2 फलक हैं, उन पे 2 पार्टिकल हैं, उनका योगदान 1/2 होता है। तो यहाँ से हमारे पास एक पार्टिकल आ जाएगा, तो इसके टोटल पार्टिकल्स की संख्या आपके पास 2 आ जाएगी। ठीक है। और एफसीसी की कल हमने निकाली थी, आपको पता है। एफसीसी के सारे फलक पे एक एक पार्टिकल था, तो एफसीसी के लिए जेड हमारे पास 4 था। ये तो बात हुई इनके पार्टिकल्स की। बार बार हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन दक्षता निकालेंगे, उसमें काम आएंगे। देखो, इन 3 की हम संकुलन दक्षता की बात करेंगे, पीसीसी, बीसीसी एंड एफसीसी की। और ये संकुलन दक्षता आपको एज इट इज याद रखनी है, किसी भी फॉर्म में पूछ ले आपको तो देखिए कैसे है। बात करें पीसीसी के संकुलन दक्षता की या पैकिंग एफिशिएंसी, तो इसका फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था, Z × 4/3 πr³ / A³।
कोई भी एकक कोशिका होगी उसके लिए भी दो चीजें चाहिए होगी। ये तो कॉमन है भैया, गोले का आयतन है ये सेम रहने वाला है हर एक जगह। सिर्फ हमारे पास जेड कैलकुलेट करना है, वो हमने कर लिया था कल की क्लास में। और एक भुजा लंबाई ये हमें चाहिए होगी। देख रहा हूं पीसीसी के लिए, ये पीसीसी व्यवस्था थी सर एकक कोशिका, इसमें 8 कॉर्नर पर एटम रखे थे और ये भुजा लंबाई ए थी। तो इसके लिए जेड कितना 1 होता है इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस ए की जगह देखो इसको आर की फॉर्म में चेंज कर लो भुजा लंबाई को, तो ये 8 त्रिज्या के गोले या पार्टिकल्स रखे हुए हैं। ये छोटे छोटे कण आपको समझाने के लिए बताए हुए हैं। ठोस में ऐसा कुछ नहीं होता, ठोस में पार्टिकल्स पास पास सटे हुए होते हैं। तो देखना ये एक भुजा है हमारे पास, इसको निकालते हैं यहाँ पे। ये भुजा है, ये 8 दूरी की गोले हैं हमारे पास 2 ये वाले, और ये टोटल भुजा कितनी है 1। तो हमारे पास यहाँ से भुजा लंबाई या 1 किसके बराबर हो गया 2r के बराबर। और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो 2r की क्यूब, तो यहाँ से कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब 8r क्यूब। तो 8 से r कैंसिल है, 4 दूनी 8 और ये आ जाएगा आपके पास 5/6। सॉरी यहाँ पे 100 से गुणा भी करना है क्योंकि 100% भाग में हम देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन दक्षता। तो 5/6 इंटू 100, इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास 54% आएगा। ये भाग तो क्या है भरा हुआ, किससे पार्टिकल से घिरा हुआ भाग है कितना 52% भाग। आप इस दोनों फॉर्म में इसको याद रखोगे। और कई बार क्या होता है एग्जामिनर आपको घुमा के भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो आप क्या कहोगे कि 100 में से इसको माइनस कर लेना, 48% इसका भाग अधिक होएगा। तो ये जैसे कि जैसे जिस फॉर्म में मैंने निकाली है वैसे ही आप याद रखोगे। पीसीसी के लिए या सरल एकक कोशिका के लिए संकुलन दक्षता। आगे बात करते हैं एफसीसी की। ये एफसीसी व्यवस्था कुछ इस तरह से होती है। ये इसके प्रत्येक कॉर्नर्स पे एक एक पार्टिकल रखा हुआ है और प्रत्येक फलक पे एक एक पार्टिकल है। तो इसके लिए जेड हमने अभी निकाला है 4 होता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी या संतुलन दक्षता की बात करें कि कितना % भाग इसका पार्टिकल से घिरा हुआ है, तो z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। इसके लिए हम भुजा लंबाई निकालें तो इस तरह से निकालेंगे। ये यहां से विपरीत कोणों से आप एक लंब डालोगे और इसको बोलते हैं फलक विकिरण या फेस डायगोनल। ये जो फेस डायगोनल है ये फलक केंद्र से गुजरता है और सारी की सारी भुजाएं ए है भाई, ये ए भुजा ये ए। हमारे पास ये लंबाई नहीं है, हम ए की फॉर्म में आर की फॉर्म में ए को निकालना चाहते हैं। तो किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि ये सिंपल जो पीसीसी आपने पढ़ी थी ठीक उसी तरह की व्यवस्था है, लेकिन इसमें अलग क्या है कि पार्टिकल फलक केंद्रों पे भी है। तो फलक केंद्र का योगदान देखने के लिए यहाँ से हमने फलक विकिरण डाला और इसकी लंबाई हमारे पास नहीं है, उसको आप x मान लीजिए और यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। x² बराबर ये समकोण त्रिभुज अभी a² प्लस a², तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये √2a। लेकिन ये x किसके बराबर है, इस x में 3 गोले आ रही है। देखो फलक
विकिरण था इसको यहाँ पे ड्रॉ करें तो देखो इस तरह से कुछ होता है कि ये तीन गोले इसमें फलक विकिरण में या फेस डायगोनल पे है, इनकी त्रिज्या r, लेकिन बीच वाले गोले का r न लेके त्रिज्या न लेके हमारे पास व्यास लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा फलक विकिरण इसके अंदर से गुजर रहा है। तो टोटल दूरी x किसके बराबर होगी? 4r के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास 4r बराबर √2a होएगा। हमें a निकालना है r की फॉर्म में, तो a बराबर 4r/√2। इस फॉर्म में थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, इसलिए क्या करो √2 को ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं और हमारे पास √2 को √2 से गुणा करोगे 2 आएगा और इस 2 से 4 दो बार कटेगा तो 2√2r हमारे पास आ जाएगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन दक्षता कैसे निकालेंगे कि ये 4 देखो यहाँ पे z की जगह 4/3 πr³ अपॉन 2√2r इसका क्यूब, तो 16/3 πr³ इसको सोल्व करोगे आप तो कितना आएगा 16√2r³। देख लो भाई किसी को समझ में नहीं आता तो ये क्या होगा, इस तरह से कुछ होगा। इन तीनों को गुणा करेंगे 8, √2 को √2 से 2 और इस तरह से हमारे पास 16√3r³ आ जाएगा। तो ये ऊपर लेके जाओगे तो 8 से 8 कैंसिल है, तो π/3√2 आपके पास आया। ये एफसीसी की संकुलन दक्षता है जो आपको एज इट इज याद रखनी है। इसी फॉर्म में आप इसको याद रखोगे और कैलकुलेट करोगे तो एफसीसी के लिए संकुलन दक्षता हमारे पास 74% आएगी। ये भाग भरा हुआ है किससे, एकल कोशिका का। ये भाग किससे भरा हुआ है, 74% भाग कणों से घिरा हुआ है और इसका रिक्त भाग आप 26 निकालेगा, ये रिक्त भाग है इसका। तो ये बात हुई एफसीसी के लिए संकुलन दक्षता की, इसी फॉर्म में याद रखोगे और ये दोनों भी आप याद रखोगे। आगे बात करें बीसीसी की। बीसीसी के लिए जेड हमने 2 निकाला है। पैकिंग एफिशिएंसी निकालना चाहिए तो जेड इंटू 4/3 πr³ अपॉन a³। जेड इसके लिए 2 है, 4/3 πr³। ए के लिए देखना, ये आपके पास बीसीसी एकक कोशिका है, इसके प्रत्येक कॉर्नर्स पे पार्टिकल रखे हुए हैं और कॉर्नर के अलावा एक पार्टिकल केंद्र में भी था काय में, और इन विपरीत कोणों से काय केंद्र से गुजरता हुआ एक लंब डालते हैं और इसी को हम बोलते हैं क्या, काय विकिरण या बॉडी डायगोनल काय विकिरण। ये भुजा ए है, ये भुजा में पता नहीं, फाइंड आउट कर लिया आपको। देखिए ये निकालने के लिए हमारे पास समकोण त्रिभुज हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे ये कोई समकोण त्रिभुज बना नहीं, इसलिए आप क्या करो, पिछले वाले एफसीसी में देखा था, आप फलक विकिरण बना लो। जरूर यहाँ पे कोई बीच में कोई पार्टिकल नहीं है इसमें, फिर भी हमें भुजा लंबाई निकालने के लिए ये फलक विकिरण देखना पड़ेगा। और फलक विकिरण कितना आया था पीछे, √2a। चाहो तो एक बार फिर निकाल के देख लेना। तो ये वाली भुजा हमारे पास √2a आ गई, सॉरी ये a आ गई, ये √2a है। तो इस त्रिभुज पे समकोण त्रिभुज ये बन गया हमारे पास। इसके लिए आप क्या निकालो, पाइथागोरस प्रमेय निकाल के हम
ए निकाल लेंगे और वही किस फॉर्म में, आर की फॉर्म में। तो देखना एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस रूट 2 ए स्क्वायर, तो हमारे पास x आ जाएगा रूट 3a। लेकिन x खुद किसके बराबर है जी, ये काय विकिरण हमारे पास इस तरह से होता है, सेम वही, इस पे भी 3 गोले रखे हुए हैं, ये दोनों 8 त्रिज्या के और बीच वाले का व्यास जुड़ेगा, तो ये हमारे पास भुजा किसके बराबर आ जाएगी, 4r के बराबर। तो यहाँ पे 4r को किसके बराबर कर दो, रूट 3a के, तो यहां से आप 1 निकाल लेना, a आएगा 4r/3, 4r/3। इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये यहां से 8/3 πr³ 64r³ अपॉन 3 रूट 3, ठीक है। तो अपने पास ये आ जाएगा पाई अपॉन 1 रूट 3/8। तो ये सही फॉर्म में लिखना चाहो इसको, तो ये होएगा रूट 3 π/8। इस फॉर्म में आपको एज इट इज याद रखना है। इसके अलावा इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास 68% आएगा, भरा हुआ भाग आएगा ये, लेकिन रिक्त स्थान देखेंगे तो यहाँ से 32% भाग रिक्त हमारे पास आ जाएगा। ये तीनों फॉर्म इसकी याद रखना संतुलन दक्षता के लिए। कुछ एक आध क्वेश्चन देखते हैं जो हमने अब तक पढ़ा, उसके बेस एक दो क्वेश्चन देख लें। देखो वैल्यू दी हुई होगी तो आपको निकालना बहुत ही आसान होगा, कुछ भी पूछ ले जाए, बट थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन दे तब कैसे करके देखना। ए बी घनीय यौगिक, ए बी एक घनीय यौगिक है जिसमें ए परमाणु घन के कोनों पर स्थित है, जबकि बी परमाणु फलक केंद्र पर, और फलक केंद्र में लिखे सभी फलक केंद्रों पर लिखे, केंद्रों पर स्थित है। तो यौगिक का सूत्र बताइए। देखो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, ये इतना नया देखिए। टाइप फर्स्ट क्या पूछ सकता है, सीधा यौगिक का सूत्र पूछ सकता है आपसे, या फिर सेकंड टाइप में क्या हो सकता है कि यदि दो फलक केंद्र पर स्थित परमाणुओं को हटा दें, इसी क्वेश्चन में कि दो फलक केंद्र पर स्थित परमाणुओं को हटा दें तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या देखें, सबसे पहले एक एक को सोल्व करना। ए के लिए हमारे पास क्या है कि ए सभी कोनों पर है। कोनों के लिए क्या करते हैं कि हमें पता है कि 8 कोने होते हैं और उनका योगदान कितना होता है 1/8। तो यहाँ हमारे पास 1 आएगा, इसका मतलब ए कितना है 1। जबकि बी परमाणु सभी फलक के केंद्रों पर स्थित है, फलक टोटल होते हैं 6, उनका योगदान होता है 1/2। तो यहाँ से 3 आ जाएगा, तो बी का योगदान इसमें 3 होएगा। तो यौगिक ए और बी से मिलकर बना है, तो इसको AB3। अब घुमाने वाली बात तो इसमें है कि दो फलक केंद्र पर स्थित परमाणुओं को हटा दिया गया है, तो टोटल 6 फलक थे, 2 को हटा दिया। तो पहले तो ए की बात करें, ए सेम रहेगा,
लेकिन बी के लिए क्या है कि 2 को हटा दिया तो 4 बच गए फलक केंद्र, योगदान 1/2, तो हमारे पास यहाँ पे B2 आएगा। तो यौगिक का सूत्र हो जाएगा AB2। एक डेंसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। डेंसिटी वाले क्वेश्चन में वैसे तो सारी चीजें दी हुई हो, एक कोई पूछ ले आपको तो आप बता दोगे, लेकिन उसका टाइप्स कैसे चेंज कर सकता है एग्जामिनर, देखना। सोडियम धातु घनीय घनाकार जालक में व्यवस्थित होता है, जिसकी भुजा लंबाई 430 पिकोमीटर और सोडियम का परमाणु भार 23, घनत्व दिया हुआ है 0.9623 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एवोगाड्रो नंबर देखना। कल मैंने यहाँ पे 6 बताया था, तो आप कोई भी चीज सॉल्व करो तो उसमें 6 लगा सकते हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप एज इट इज अच्छे से लिखना चाहते हो तो 0.23 इंटू 10⁻23 और मोल पर एटम पर मोल, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको गिवन है। अब पूछा क्या है, ये दिया हुआ है, तो बताइए कि सोडियम किस एकक कोशिका में स्थित है, या फिर ऐसे न देके आपको ये पूछ ले तो बताइए घनीय जालक किस एकक कोशिका से मिलकर बना है। तो ये पढ़ते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि एकक कोशिका के प्रकार के लिए हमारे पास एक इंफॉर्मेशन होती है, वो होती है जेड की, परमाणुओं की संख्या की। हमारे पास ये आ गई, हम एकक कोशिका का टाइप्स बता देंगे कि इस टाइप की एकक कोशिका है। तो दरअसल ये पूछ क्या रहा है आपसे कि ये जेड पूछना चाहता है, उससे आप एकक कोशिका का प्रकार बताओगे। तो देखना, इसके लिए घनत्व कल फॉर्मूला बताया था, D बराबर mz इंटू Na इंटू a क्यूब। यहां से आपको z निकालना है, तो z बराबर घनत्व इंटू Na a क्यूब अपॉन m। तो घनत्व, एक चीज और देखो, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे पिकोमीटर दिया हुआ है। आप इसको सेंटीमीटर में बदल दो तो 430 इंटू 10⁻12 इंटू ये मीटर में आ जाएगा। इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 430 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि सारी की सारी इकाइयां सीजीएस में होनी जरूरी है। तो घनत्व 9623 इंटू 6.023 23 और भुजा क्यूब यानी 430 इंटू 10⁻10 इंटू 3 और m यहाँ पे आपको दिया हुआ है 23। तो आप ये बड़ी सी कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व ऊपर से करोगे तो आपके पास 46 आने वाला है। आराम से करना भाई, 46 आने वाला है। 23 ये 2 बार जाएगा,
तो 2z2 आने का मतलब क्या है कि या तो ये व्यवस्था क्या हो सकती है ECC और या क्या हो सकती है BCC, क्योंकि दो ही एकक कोशिकाओं के लिए z का मान कितना आया था 2 आया था। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे।